शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर के भी उन्होंने प्रश्न किया था। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे अवश्य हो सकते हैं जहां पे छात्र ज्यादा हैं, शिक्षक कम है, क्योंकि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो तो बराबर है, लेकिन रेशियो जितने विद्यालयों में शिक्षक होने चाहिए वो शिक्षक के समायोजन की प्रक्रिया हम सब लोगों ने सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, लेकिन शिक्षक के समायोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ होते ही उसको माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिया गया और वो प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई भी विद्यालय नहीं होगा जहां पे छात्रों का और शिक्षकों का उस विद्यालय में जो अनुपात है वो पूर्ण न हो। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, जो कि सदन में एक प्रश्न पूछा गया नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जहां पर शिक्षकों की कमी है। कुछ एक विद्यालय हो सकते हैं जहां पर शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं होंगे, लेकिन हमने इसके लिए समायोजन की प्रक्रिया स्टार्ट की थी। समायोजन का मतलब होता है कि ऐसे विद्यालय जहां पर टीचर सरप्लस में हैं छात्रों की संख्या के हिसाब से, वहां से टीचर का ट्रांसफर किसी दूसरे ऐसे विद्यालय में किया जाएगा जहां पर टीचर्स की कमी है। और इस समायोजन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद से कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं होगा जहां पर छात्र शिक्षक मानक के हिसाब से शिक्षकों की कमी होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी अवगत कराया सदन को कि माननीय कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, इस वजह से ये समायोजन की प्रक्रिया रुकी हुई है। जैसे ही कोर्ट से आदेश आएगा, ये समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद से कोई भी विद्यालय में शिक्षकों की कोई भी कमी नहीं होगी। प्रश्न पूछा गया था नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कि कब भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके जवाब में सदन की अपनी कुछ गरिमा होती है, जिस वजह से उत्तर इस तरीके से दिया गया है। अन्यथा बेसिक शिक्षा विभाग का सीधे सा ये जवाब है, हम भर्ती नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए। लेकिन चूंकि गरिमा होती है, इस वजह से प्रश्नों को इस तरीके से उत्तर दिया जाता है ताकि किसी को बुरा ना लग जाए। लेकिन जिस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग का रवैया रहा है पिछले 1 साल 1.5 साल में, जो भी सदन में प्रश्न पूछे गए शिक्षक भर्ती को लेकर के जिस तरीके से जवाब दिया गया है, उससे तो अब यही लगता है कि हम भर्ती नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। इन सबके बाद से जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनके मन में एक शंका है कि क्या कोई भी रास्ता नहीं है शिक्षक भर्ती के लिए। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगभग मर सा गया है। आज से अगर आप 2014 का हालात देखेंगे, देश में जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उस समय इतना भयंकर मुद्दा बनाया गया था गरीबी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, घोटाले को लेकर के। आज बेरोजगारी उससे चरम पर है, महंगाई उससे ज़्यादा चरम पर है, लेकिन विपक्ष मुद्दा नहीं बना पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष की बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर विपक्ष 3 लगातार कार्यकालों से अगर सत्ता में नहीं आ पा रही है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि वो एक मजबूत चेहरा जनता के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। क्या सारे घोटाले रुक गए हैं? क्या महंगाई पहले से बहुत कम हो गई है? क्या बेरोजगारी बिल्कुल ही खत्म हो गई है? क्या ये सभी मुद्दा नहीं है? अगर इन मुद्दों को आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये किसकी कमी है? जाहिर सी बात है, विपक्ष मजबूत नहीं है। क्योंकि जब ये सदन में सवाल पूछे जाते हैं तो इस सवाल के काउंटर में कोई सवाल नहीं पूछा जाता। एक्चुअली में आपसे सदन में जब पूछा गया कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो रहा है, उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास पद ही खाली नहीं है। फिर काउंटर में ये पूछा जा सकता था कि उत्तर प्रदेश में हर एक साल लगभग 2.25 लाख आप डीएलएड में प्रवेश ले रहे हैं, बीएड में हर एक साल लगभग 2-2.5 लाख सीटों पर आप प्रवेश ले रहे हैं, तो ये बच्चे कहाँ पर जाएंगे? जब आपके पास पद नहीं है तो फिर क्यों इनको ट्रेनिंग दिला रहे हैं? क्या केवल प्राइमरी और अपर प्राइमरी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए ट्रेनिंग दिलाया जा रहा है? क्या इतने भी प्राइवेट स्कूल हैं कि इन सभी टीचर्स को वहां पर ऑक्युपाई किया जा सके? और अगर नहीं है तो फिर ये विद्यालयों को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? एक्चुअली में जितने भी आप विद्यालय देखेंगे, चाहे डीएलएड के या फिर बीएड के, अधिकांश जो विद्यालय होते हैं वो सांसद के, इसके अलावा विधायक के होते हैं, जिसकी वजह से इस पर कभी मुद्दा बन ही नहीं पाता है कि इतने विद्यालय कुकुरमुत्ते की तरह गली गली में क्यों खुल गए हैं बीएड और डीएलएड कोर्स रन करने के लिए। इसके अलावा जब सत्ता अपना पीठ खुद ही थपथपा लेती है अपनी उपलब्धियों को लेकर के, तो भी विपक्ष इसको मुद्दा नहीं बना पाता। ना तो सदन में तो मान सकते हैं कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता होगा, मान सकते हैं एक बार, लेकिन क्या जनता के बीच में अपनी आवाज़ तक को वो बुलंद नहीं कर पा रहे हैं? आखिर जब उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती 2018 के बाद से अब तक आई ही नहीं है, आज 7 साल लगभग होने को हैं। इन 7 साल में आप सोचिए कि जो
18 में डीएलएड कंप्लीट कर रहा होगा, अगर उनकी उस समय एज 20 साल की होगी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि 17 साल में अगर वो मान लीजिए कि वो 17 साल में अगर वो इंटरमीडिएट कर लिए और 3 साल ग्रेजुएशन मान लेते हैं, तो 20 साल में उनका एडमिशन ले लेते हैं डीएलएड में। उस समय वो 20 साल के होंगे और आज 7 साल बाद वो 27 साल के हो चुके हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती का दूर दूर तक अता पता नहीं है। मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट उस समय 30 साल में डीएलएड किया होगा, आज उसकी एज 37 साल है। उत्तर प्रदेश में टीचर बनने की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 वर्ष होती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तब तो 3 साल अगर वैकेंसी नहीं है तो उसकी डिग्री ही बर्बाद हो गई। आपने उस कैंडिडेट को एक बार मौका ही नहीं दिया प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए, और बैठे बैठे इंतजार करते करते उसकी डिग्री बर्बाद हो जाएगी, वो ओवर एज हो जाएगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जब अपना पीठ थपथपाती है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग को हमने बहुत कुछ सुधार दिया है। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कोविड के समय लगातार रजिस्ट्रेशन को लेकर के रिकॉर्ड बनाए जा रहे थे उत्तर प्रदेश में कि हमने इतने अभ्यर्थियों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो उन चीज़ों को लेकर के काउंटर क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं सदन में कि जब आपने कहा था कि हमारे पास इतने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं तो उन बच्चों को आखिर पढ़ाएगा कौन जब आपके पास टीचर की कमी नहीं है। इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब 69,000 का मामला 2020 में चल रहा था, 2020 में इन्होंने जाकर कोर्ट में कहा कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं। उस समय 2020 की बात हो रही है। उस 2020 के बाद से आज हम लोग 2025 में 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल में अगर एवरेज भी हम लोग 10,000 टीचर माने कि हर एक साल रिटायर हो रहे होंगे, तो लगभग 50,000 टीचर तो वैसे ही रिटायर हो चुके हैं। 51,112 पद आपके पास खाली थे, तो लाख पद तो यही खाली दिख रहे हैं। आखिर जब आपने कोई भर्ती नहीं की और टीचर लगातार रिटायर हो रहे हैं, इसके अलावा बच्चों की संख्या को आप रिकॉर्ड स्तर पर बता रहे हैं, तो आखिर इन बच्चों को पढ़ा कौन रहा है? जहां तक बात है शिक्षा मित्रों को लेकर के, तो शिक्षा मित्रों को जिस हालत में इस सरकार के द्वारा कर दिया गया है वो बहुत ही दयनीय है, क्योंकि वोट इन्हीं के नाम पर मांगा गया था। 2017 में याद करिए जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनके शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। उस समय की तत्कालीन सरकार जो कि सपा थी, उसने भरपूर प्रयास किया था इन शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने का, लेकिन उनसे कुछ गलतियां हो गई। गलतियां ये कि बिना टेट क्वालिफाई कैंडिडेट को भी वो परमानेंट कर रहे थे। जिस तरीके से अगर आप बिहार में देखेंगे कि यहाँ के जो एक तरीके से पहले से जो नियोजित टीचर हैं उनको एक सक्षमता परीक्षा पास करा करके उनको परमानेंट टीचर बना दिया जा रहा है। तो अगर राज्य सरकार कुछ इस तरीके का कदम उठाती तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्रों की आज हालत है वो नहीं होती। आज उत्तर प्रदेश का कोई एक परमानेंट टीचर है प्राइमरी विद्यालय में, वो अगर 70,000 पा रहा है और शिक्षा मित्र 10,000 पा रहा है, क्या वो 10,000 वाला शिक्षक उस 70,000 के साथ उसी चेयर पर बैठ करके उस तल्लीनता से उस बच्चों को पढ़ा पाएगा? कभी नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि उसके मन में हमेशा अपने उस सैलरी को लेकर के संकोच होगा कि मेरे उतने ही काम के लिए उसको 70,000 पे किया जा रहा है और मुझे 10,000 पे किया जा रहा है। आपके मन में बहुत सारी शंकाएं होंगी, बहुत सारे प्रश्न होंगे इन चीज़ों को लेकर के कि वो योग्य नहीं है, इस वजह से उनकी सैलरी कम है। यहाँ पर देखिए, अगर सरकार चाहती तो उनको ट्रेनिंग दिला करके और इस तरीके की सक्षमता परीक्षा पास करके, इनके पास पावर था कि उस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि जब वो योग्य नहीं है तो उनको उतनी सैलरी क्यों दी जाए? जब योग्य नहीं है तो उनको टीचर के तौर पर राज्य सरकार काउंट क्यों कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये मुद्दा विपक्ष को बनाना चाहिए कोर्ट में कि जब आप उनको टीचर नहीं मान रहे हैं, टीचर के योग्य नहीं मान रहे हैं, तो फिर आप उनको छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट क्यों कर रहे हैं? और अगर छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट कर रहे हैं तो 70,000 के बराबर उसको सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं? विपक्ष बहुत कमजोर है, ना सिर्फ विधानसभा में बल्कि लोकसभा में भी बहुत ही कमजोर है। इसी वजह से हालत ये है कि जो चीज़ें राज्य सरकार डिसीजन लेती है वो आराम से लागू हो जाता है, चाहे उसका इम्पैक्ट कितने भी हद तक निगेटिव क्यों ना पड़ रहा हो। तो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के रास्ते को लेकर के एक और मुद्दा था। अगर आपने देखा होगा कि जो 68,500 से बची हुई सीट थी, उस पर माननीय कोर्ट का जजमेंट आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कि एक टीआरई कंडक्ट की जाए और 2 महीने का समय दिया था राज्य सरकार को, और 2 महीने में अगर कोई अड़चन आती है तो आपको 2 न्यूज़पेपर में इसको प्रकाशित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो याचिका दायर की गई थी 68,500 की तरफ से, उस याचिका को खारिज कर दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट प्रभावी था। मतलब कि अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट प्रभावी है। उस बात को महीने बीत चुके हैं, 2 महीने का ही समय दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार किसी भी 2 न्यूज़पेपर में आज तक प्रकाशित नहीं की कि मुझे क्या दिक्कत है कि मैं शिक्षक भर्ती यानी एटीआरई कंडक्ट नहीं करा पा रहा हूँ। जबकि हाईकोर्ट का यह डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लागू किया। तो ये तो सीधे तौर पर माननीय कोर्ट का फैसले का उल्लंघन है कि आप उनके कोर्ट के जजमेंट का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तौर पर अगर अभ्यर्थी चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं।
हालांकि मैं यहाँ पर एक और केस के बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जब सभी जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जाता था, उस समय उत्तर प्रदेश के हर एक जिले से हजारों की संख्या में शिक्षकों के पद खाली हुआ करते थे। और उस डेटा को फॉरवर्ड जब किया गया तो उस को आधार बनाते हुए आरटी एक्ट में जो प्रावधान मेंशन किए गए हैं उसको आधार बनाते हुए कैंडिडेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए थे। उस मामले का आज तक जजमेंट नहीं आया, वो मामला अभी भी माननीय कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको समझना होगा। और इन चीज़ों को देख करके अगर मैं आपसे बोलूं कि शिक्षक भर्ती को लेकर के बिल्कुल गंभीरता नहीं है प्राथमिक विद्यालयों में, स्पेशली शिक्षा विभाग की बात करें तो कोई बहुत आश्चर्य वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं। और ये कहते हुए मेरा दिल इतना एक तरीके से नहीं मन करता है मेरे द्वारा ये शब्द कहने के लिए, क्योंकि बहुत सारे हजारों की संख्या में, इवन कह लीजिए लाखों की संख्या में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। बहुत सारी महिला कैंडिडेट होंगी जिनका मजबूरी में शादी हो जाता है, बहुत सारे मेल कैंडिडेट होंगे जिनको नौकरी नहीं मिल पाता, उनके पूरे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। जब आपको नहीं देना है शिक्षक भर्ती तो आज भी आप ट्रेनिंग क्यों करा रहे हैं? इस साल भी 2024 बैच में एडमिशन लिया गया डीएलएड में, सीटें नहीं भर पा रही हैं तो उनको 2 बार 3 बार काउंसलिंग कराया जा रहा है। बावजूद इसके सरकार तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही हैं कि इस कोर्स को लेकर के अब उतनी दिलचस्पी अभ्यर्थियों के बीच में नहीं बनी हुई है, तो फिर कोर्स रन क्यों कर रहे हैं? अपाहिज बना दिया पूरे सिस्टम को। डीएलएड बीएड कैंडिडेट आखिर करेंगे क्या इतने कोर्स कर करके? आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स की तरह आप इस डीएलएड बीएड कोर्स को बना चुके हैं, जबकि डीएलएड और बीएड कोर्स जो है वो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं शिक्षक बनने की। आधा शिक्षक वो बन चुका है, सिर्फ वैकेंसी नहीं आ रही है, इस वजह से वो शिक्षक के तौर पर अपॉइंट नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कमियां हैं इस वर्तमान सरकार में, और विपक्ष इन कमियों को हाईलाइट नहीं कर पा रहा है, ना तो सदन में और ना ही सड़क पर। क्योंकि आज से अगर आप 2 साल पहले ही पीएबी की रिपोर्ट देखते तो सैंक्शन पोस्ट की संख्या लाखों में और ज़्यादा थी। अब चूंकि सैंक्शन पोस्ट ही खत्म हो गए, क्या ये मुद्दा बनाया गया कभी कि सैंक्शन पोस्ट आखिर खत्म क्यों हो रहे हैं? देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, हमारे पास और विद्यालय की आवश्यकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहता है कि दूर दराज के इलाकों में जहां पर मुख्य धारा में शिक्षा नहीं आई हुई है वहां पर 30 से कम 25 छात्रों पर ही एक टीचर को हायर करिए, जबकि अन्य राज्यों में अगर आप देखें तो ये चीज़ों को लेकर के थोड़ी गंभीरता है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पर राम राज्य का डंका पूरी तरफ बज रहा है, यहाँ पर कांवड़ यात्रा को लेकर के पूरा फूल बरसाया जाता है, यहाँ पर कुंभ मेले को लेकर के पूरा शोर हो हल्ला हुआ, लेकिन जहाँ पर रोजगार की बात आती है वहाँ पर रोजगार, और वो भी इन विभागों में जहाँ पर ये सीधे तौर पर समाज को बनाने का काम करते हैं, शिक्षा व्यवस्था, तो वहाँ पर इस तरीके की गंभीरता ना होना निश्चित तौर पर कमजोर विपक्ष की तरफ इशारा करता है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।